सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम BA B.Ed BSc B.Ed के 4 ईयर के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन के प्रकारों में अपन जो मूल्यांकन के कितने प्रकार थे उसके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। उससे आगे जो मूल्यांकन परीक्षण जो है लिखित और मौखिक की बात चल रही थी, तो प्रचलित अथवा लिखित परीक्षाएं किस प्रकार की होती है। लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं के बारे में पूर्व में अपन बात कर चुके हैं। आज लिखित परीक्षाएं में पहला जो है निबंधात्मक परीक्षाएं, ऐसे टाइप जिसको टेस्ट कहते हैं। इसमें बालक बालिकाओं को कुछ प्रश्नों का उत्तर निश्चित समय में लिखना होता है। इन प्रश्नों की बनावट इस प्रकार होती है कि उनके उत्तर निबंध का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें बालकों की अभिव्यक्ति, सुलेख, भाषा, है ना, स्तर आदि का प्रभाव भी देखने को मिलता है। गुण व विशेषताएं। निबंधात्मक थोड़ा सा यहाँ सही कर देते हैं। के गुण विशेषताएं। पहला, यह सभी विषयों के लिए उपयोगी है। दूसरा, उत्तर व भाव प्रकाशन करने की स्वतंत्रता रहती है। तीसरा, बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है। पहला, यह सभी विषयों के लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा, यह सभी विषयों के लिए उपयोगी है। कई प्रकार की जो विषय वस्तु होती है, विषय, है ना, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आ जाती है, और अन्य जो भाषा है उसके लिए भी उपयोगी है। कैसे? जब निबंधात्मक परीक्षाएं ली जाती है तो उसमें उसका निबंध रूप अर्थात उसका विस्तृत रूप देखा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आता है कि हिंदी में भाषा का स्वरूप बताते हुए उसके बारे में विश्लेषण कीजिए। तो भाषा का स्वरूप आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार भाषा का निर्माण हुआ है, अर्थ, परिभाषा, है ना, उत्पत्ति, फिर उसके स्वरूप के बारे में बात करना पड़ेगा। तो निबंध मतलब ये इसको एक विचार को बांधना। तो जब किसी विचार को बांधते हैं तो वो निबंध का रूप धारण करता है। उत्तर व भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है ना।
तो जब बालक बालिकाएं प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं, प्रश्न के उत्तर का जो निबंधात्मक का रूप लिए हुए होते हैं, तो प्रत्येक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार भिन्नता रखता है, तो उसके भाव प्रकट करने की जो भाषा होती है उससे उसका आकलन लगाया जाता है कि किस प्रकार का जो ये विद्यार्थी है जिसने इस प्रकार का उत्तर दिया है। बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है। तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है। आपने देखा होगा बालक कई प्रकार के निबंध के रूप में जब प्रारंभ करते हैं तो पूरा पृष्ठ ही 1, 2, 3 जो पृष्ठ होता है, तो उसकी कोई समय सीमा न बांध करके ऐसे ही बातें वो एक रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। परंतु जो अच्छे बालक बालिकाएं होते हैं वो तथ्यात्मक ज्ञान को, अर्थात क्या तथ्य उसमें क्या पूछा गया है उस प्रश्न में उत्तर के माध्यम से उन तथ्यों को, है ना, टू दी पॉइंट बात करने का प्रयास करते हैं। बालक बालिकाओं की विभिन्न योग्यता की परीक्षा होती है। विभिन्न योग्यता की परीक्षा होती है। जैसे विचार संगठन करना, विवेचन करना, अभिव्यक्ति करना, चिंतन करना, तर्क करना, लेखन इत्यादि। तो उनमें जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं बालक बालिकाओं में, उसकी जांच निबंधात्मक परीक्षाओं के माध्यम से होती है कि कौन सा बालक बालिका कितना अच्छा संगठन करता है, कितना अच्छा विवेचन करता है विषय का, कितनी अच्छी उसकी अभिव्यक्ति है, कितनी अच्छी उसकी भाषा शैली है, कितना अच्छा तर्क व चिंतन करते हुए वह क्या करता है, अपने विचारों को लिपिबद्ध करता है, इत्यादि बातें उसमें आती है। बालकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। बालकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान। कई बार बालक बालिका को अपन सोचते हैं कि वो ये बालक बालिकाएं क्या लिखेगा, ये तो क्या है, बहुत ही पिछड़ा हुआ बालक बालिकाएं ध्यान रखता है। परंतु यदि मनोविज्ञान को हमने पढ़ा होगा कि जो आंतरिक व्यक्तित्व वाले जो बालक बालिकाएं होते हैं, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, उनकी जो वास्तविक स्थिति अर्थात वस्तु स्थिति जो विषय की जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जब वो लेख लिखने का निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देते हुए कई प्रकार के तथ्यों को जमायत करते हैं और उसे लिपिबद्ध करते समय उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो लेखनी होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो उससे उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें समय रहते होता है। प्रश्नों की रचना में शिक्षकों की समस्या। प्रश्नों की रचना में शिक्षकों की समस्या, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा वो है। प्रश्नों की रचना में शिक्षकों की समस्या। शिक्षकों की समस्या का अर्थ है कि भाई जो उसमें किस प्रकार की समस्या का यहाँ पर उसने रखा है, और प्रश्नों के माध्यम से जिस प्रश्न में समस्या को रखा है उसको अच्छी तरह से समझ करके उत्तर लिखना या निबंध लिखना, है ना, टू दी पॉइंट जिसको कहते हैं, बिंदु से बिंदु के अनुसार, वो अपने आप में चुनौती है। बालकों को सुगमता होती है। बालक बालिकाओं को सुगमता होती है क्योंकि इसमें ऐसे कोई निर्देश नहीं होते जो बालकों को समझने में असमर्थ हो। बालकों को सरलता व सुगमता होती है। अर्थात जब निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उसमें उस प्रश्न को हल करने के लिए बालक बालिकाओं को सरलता व सुगमता होती है। वो उस विचार को अपने मस्तिष्क में रखते हैं और जब उसको सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसको संगठित और गठित करके एक तरह से लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें टू दी पॉइंट बात करते हैं, तो उनको क्या है, लिखने में सरलता व सुगमता होती है कि एक ही विषय पर
जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि भाई अपने इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताएं बताइए, तो उसको टू द पॉइंट लिख करके वो आगे से आगे चलते हैं। बालकों की भाषा व शैली का ज्ञान होता है। छात्रों की भाषा शैली का ज्ञान होता है। जब किसी विचारों को वह लिपिबद्ध करता है, उस लिपिबद्ध करने में उसकी जो भाषा होती है वो किस प्रकार की होती है, उसमें व्याकरण त्रुटि होती है, मात्रात्मक त्रुटि होती है, अर्थात उसकी जो भाषा है विषय के अनुरूप होती है ना। इन सब की जांच जो है निबंधन परीक्षा के माध्यम से होती है। वो अपने विचारों को कितना अच्छा कम समय में उसको क्या है लिपिबद्ध कर सकता है, और भाषा उसकी किस प्रकार की है इत्यादि बातें भी इसमें देखने को मिलती है। तीसरा है इसके दोष। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष या समस्या आप कह सकते हो। कौन कौन सी समस्या आती है इसमें? पहला, यह पद्धति विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यदि एक ही उत्तर को दो अलग अलग अध्यापक या शिक्षक देखेंगे तो उसमें अंतर होगा। तो यह पद्धति विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय है ना, विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि जब अपन निबंधन प्रश्न को उत्तर लिखते हैं तो एक अध्यापक का विचार क्या होता है, जब उसको रीचेक कराते हैं है ना, तो उसके विचार कुछ अलग ढंग से होते हैं। तो किसी अध्यापक ने आपको विचारों के लिए कम अंक दिए, परंतु कोई अध्यापक वही कॉपी दूसरे अध्यापक जांचता है तो उसमें अंतर, वो थोड़े अच्छे उत्तर देता है, अच्छे उत्तर देने के प्रयास में उसके अंक भी अच्छे देता है। जब अच्छे अंक देता है तो उसमें भिन्नता नज़र आती है। तो ये पद्धति विश्वसनीय नहीं कही जा सकती, क्योंकि निबंधन प्रश्न के उत्तर समान नहीं मिलने के कारण प्रश्नों की संख्या सीमित होती है, अतः छात्रों की संपूर्ण ज्ञान की जांच नहीं होती है। प्रश्नों की संख्या सीमित होती है। आपने देखा होगा प्रश्नों की संख्या जो है उनकी सीमित होती है। उसमें प्रश्न जब किए जाते हैं तो कम से कम मान लीजिए 5 प्रश्न आए हैं, उसमें से 3 प्रश्न आपको करने ही करने हैं, 2 प्रश्न नहीं करने हैं, तो संख्या सीमित है। इसमें जो सीमित प्रश्नों के माध्यम से जब ज्ञान पूछा जाता है तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं हो सकती है, उस सीमा को नहीं बांध सकते हैं, परंतु हमें प्रश्न का उत्तर तो लिखना है। कई बार उनको उत्तर नहीं आते हुए भी वे उस प्रश्न का उत्तर एन केन प्रकरण लिखने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके ज्ञान की संपूर्ण जांच नहीं हो पाती है। यह प्रणाली छात्रों की स्मरण शक्ति पर बल देती है। यह छात्रों की स्मरण शक्ति में पर बल देती है। आपने देखा होगा कि स्मरण शक्ति, बालक कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, अर्थात मान लीजिए उसमें 5 से 6 पाठ है अथवा 10 पाठ है या 12 पाठ है, तो उस 12 पाठों को वो कितना अच्छा याद कर पाता है। तो जिन बालक बालिकाओं की स्मरण शक्ति अच्छी है वह तो निबंधात्मक प्रश्नों को उत्तर लिख देते हैं, परंतु जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है या जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है या पिछड़े या मंद बुद्धि के बालक बालिकाएं हैं, तो उनको इनके उत्तर देने में या लिखने में, उत्तर लिखने में उनको समस्या आती है। इस परीक्षा का समय 2.5 से 3 घंटे की होती है।
बालक बालिकाओं का सारा ध्यान अपने विचार को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने में लगा रहता है, उसे तथ्य को समझने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस परीक्षा की सबसे बड़ी दोष ये है कि 2.5 से 3 घंटे लंबे समय की चलती है। सभी प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, चाहे दीर्घ प्रश्न हो अथवा निबंधात्मक प्रश्न हो, उसको सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं। जब जमा जमा कर लिखते हैं तो उसमें जो मूल तथ्य होते हैं प्रश्न के, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, उस मूल तथ्य को तो वो गौण कर जाते हैं और गौण तथ्य को वह लिखने का प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे क्या है, यदि वो कोई अच्छा जो परीक्षक है उसको पढ़ता है तो मूल तथ्य ना होने के कारण वह, भले ही आपने 2 पृष्ठ का वो निबंधात्मक उत्तर लिखा हो, परंतु वह उसके प्रश्न के उत्तर नहीं देता है। इससे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान की जांच होती है। इससे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान की जांच होती है, अर्थात निबंध प्रश्नों में पुस्तकीय ज्ञान जो होता है वह उसके निबंध प्रश्नों के अंतर्गत निहित होता है। क्यों? क्योंकि उसे उसमें बांधा जाता है। तो पुस्तकीय जो ज्ञान है वह तो अच्छा कर सकता है, परंतु उसे जीवन से संबंधित करते हुए नहीं लिखता है। जब जीवन के जो अनुभव है उससे संबंधित वो उसको संबंधित करते हुए नहीं लिखता है, तो केवल खाली ये लगता है कि रटा रटाया ज्ञान जो उसको मिला है, उस रटे रटे ज्ञान को उसने वहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया है। जांचने में बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। क्या जांचने में? उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में समय अधिक लगता है। आपने देखा होगा जब निबंधात्मक प्रश्न की जो होती है तो कम से कम 12 से 24 पृष्ठों के बीच में इसकी जो उत्तर पुस्तिकाएं वो होती है। जब एक अध्यापक व अध्यापिका को उसको जांचने के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए काफ़ी समय लगाता है, क्योंकि वो सभी तथ्यों को पढ़ेगा। जब है सभी प्रश्नों के अंतर्गत जो उसने प्रश्नों के अंतर्गत उस उत्तर को लिखा है, उन उत्तरों के अंदर क्या क्या कौन कौन सी बातें निबंधन प्रश्न के अनुरूप पूछी गई है, जब तक उसको पढ़ नहीं लेगा तब तक उससे समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न को, उत्तरों को जब वो जांचने बैठता है तो एक एक अध्यापक को यदि वो अनुच्छेद परिच्छेद के अनुसार पढ़ता है तो उसे काफ़ी समय लगता है, फिर समझ के अनुसार वह अंक प्रदान करता है। यह परीक्षा आत्मनिष्ठता लिए हुए होती है, अर्थात निबंध परीक्षा जो होती है, निबंध परीक्षा आत्मनिष्ठता लिए हुए होती है। आपने देखा होगा आत्मनिष्ठता का मतलब होता है सब्जेक्टिविटी, अर्थात पूरे विषय का जो ज्ञान है उसमें समाहित होता है। तो उस पूरे विषय का ज्ञान जब तक उसमें समाहित होता है, तो भाषा जब तक उस पूरे विषय को पढ़ नहीं लेता है तब तक उसकी आत्मनिष्ठता प्रदर्शित नहीं होती है। और परंतु जब वो लिखता तो है एन कैन प्रकरण, लेकिन उसमें समग्रता के अभाव के कारण कई बार अंक कम मिलते हैं। केवल पृष्ठ भरने से कुछ नहीं होता है, उसको एक ज्ञान होना चाहिए विषय के अनुरूप। तो आत्मनिष्ठता व्यक्ति की आत्मा में जो बसी हुई निष्ठा है उसके प्रति वो प्रदर्शित वहाँ पर होती है। इन परीक्षाओं में अंकों में विविधता होती है। निबंधात्मक परीक्षाओं के अंकों में विविधता होती है। विविधता, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के तो 5 अंकों को प्रश्न पूछते हैं,
कई जगह 8 पूछते हैं, कई जगह 12 अंकों की पूछते हैं, कई जगह 15 अंकों की पूछते हैं। इस तरह से इनकी क्या विविधता देखने को मिलती है। निबंधात्मक प्रश्न में जब उत्तर छात्र भी लिखता है तो उनमें भी कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। कई बार छात्र क्या है, जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ता है और उसका उत्तर लिखने लग जाता है। जब उसको गौर से देखता है छात्र छात्रा, तो उसको घर जाके अफसोस होता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर तो अमुक था, परंतु मैं कुछ और ही वहाँ पर लेकर के लाया था। इस प्रकार अंकों में भी विविधता देखने को मिलती है। भविष्यवाणी का अभाव है ना। इन परीक्षाओं, निबंधात्मक परीक्षाओं में भविष्यवाणी का अभाव रहता है। अर्थात ये कह नहीं सकते हैं कि वो प्रश्न का उत्तर लिख के तो आया है, परंतु उसने क्या है, अपने मन मस्तिष्क से उसका उत्तर लिखा है। यदि वो सही सही नहीं होता है तो उसका भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है कि उसको 100 में इतने कम अंक क्यों आए, उसको 100 विषय में अच्छे अंक क्यों आए। तो भविष्यवाणी का अभाव इसमें हमेशा लगा रहता है। अंत में परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अनुचित साधन प्रयोग करते हैं। पास अर्थात उत्तीर्ण होने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब समय कम होता है, क्योंकि जब वे अन्य प्रश्न करते हैं तो अन्य प्रश्नों को तो वो कर जाते हैं, परंतु जैसे ही निबंधन प्रश्न आते हैं तो उनमें वे समय अधिक लेते हैं और उसमें विचारों का प्रवाह होता है। तथ्य व प्रामाणिकता की बात उसमें लिखनी होती है। तो छात्र छात्राएं क्या है, उन्हें वे याद नहीं रहते हैं, स्मरण नहीं होते हैं, चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए उसको लिखने का प्रयास करते हैं, जो ठीक नहीं है, जो उनकी कहते ना क्या कहते हैं, स्मरण शक्ति को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इनकी प्रश्न चिन्ह लगता है। सुझाव, सजेशंस क्या है। पहला, प्रश्न प्रत्यक्ष व सरल भाषा में पूछे जाने चाहिए। प्रश्न प्रत्यक्ष व सरल भाषा में पूछने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, सीधा विषय के अनुरूप होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए तथा सरल व शुद्ध भाषा में उसको पूछा जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसको लिख सके। उसके स्तर का भी अपने को ध्यान रखना है। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए कि उस स्तर के बालक बालिकाओं को वह प्रश्न समझ में ही नहीं आए। प्रश्नों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अर्थात निबंधन प्रश्नों में संख्या क्या है, कई बार 3 में से 2 प्रश्न करने के लिए कहते हैं तो उसको बढ़ा करके 4 करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार 5 में से 3 करने के लिए बोलते हैं तो उससे 6 करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि अपन करेंगे तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो छात्र छात्राओं की चॉइस जो है वो बढ़ जाएगी। जब छात्र छात्राओं की चॉइस बढ़ेगी तो वे कुछ ना कुछ उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को किसी पक्ष से कोई ना कोई उत्तर तो मिल ही जाता है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर में विवेचना की मात्रा कम करनी चाहिए। विवेचन की मात्रा कम करनी चाहिए। अर्थात निबंधन प्रश्न ऐसे देने चाहिए जिसमें विवेचन की मात्रा कम हो। अब विवेचन क्या है, मान लीजिए आपने उसको पूछा कि शिक्षा का अर्थ, परिभाषा है ना, क्षेत्र, स्वरूप बताते हुए उसका विश्लेषण कीजिए, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको कम करके इसको खाली ये कर सकते हैं
कि शिक्षा का अर्थ परिभाषा लिखते हुए इसका विश्लेषण, शिक्षा में इसका विश्लेषण बताइए। तो कम से कम 2 से 3 चीज़ें आ गई है, तो छात्र क्या है उसको समय अनुरूप कर पाएगा। प्रश्नों की भाषा वांछित उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। वांछित उद्देश्य को प्रकट करने वाली होनी चाहिए। प्रश्नों की जो भाषा है वो वांछित उद्देश्य, प्रत्येक जो प्रश्न संगठित किए हुए हैं उनके कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होते हैं, जो ज्ञान, बोध, रुचि, वृत्ति, कौशल, है ना, इत्यादि पर आधारित होते हैं। तो इनके उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। परीक्षा कैसे दी जाए, छात्रों को इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसमें प्रशिक्षण दिया जाए कि निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट लिखे। बहुत से छात्र छात्रा हैं, पूछा क्या जाता है और लिखते क्या है। इसमें अंतर क्यों आता है? क्योंकि छात्र छात्राओं में कम्युनिकेशन या उसको समझने की शक्ति जो होती है वो उसकी कमी कहीं ना कहीं नज़र आती है। प्रश्न स्पष्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय भाषा है ना हिंदी में निबंध लिखिए, तो राष्ट्रीय भाषा जब का संबोधन हुआ है तो आपको उसका ध्यान रखते हुए ही अपना क्या है आपको लिखना है। तो उसको प्रश्न देना है कि राष्ट्रीय भाषा पहले हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी सामान्य जनभाषा क्यों बनी, हिंदी किस प्रकार राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्या है उसका रूप आया, फिर राष्ट्रीय भाषा के किस प्रकार वो कौन सा अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत 356 जो भी अधिनियम है उसके तहत उसको राष्ट्रीयता का जो भी प्रतीक माना गया। तो कई प्रकार की जो बातें हैं वो उसमें आती है, तो उसको छात्र को हमको सिखाना भी चाहिए। प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व छात्रों को विस्तृत निर्देश देना चाहिए। प्रश्न पत्र हल करते समय छात्रों को विस्तृत निर्देश भी देने चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है बोली है, यहाँ पर लिखी गई है। प्रश्न पत्र जब अपन हल करते हैं तो छात्रों को कोई निर्देश ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, मान लीजिए लघु उत्तरात्मक है ना, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और एक वाक्य के प्रश्न हैं। इनमें वे अंतर ही नहीं क्यों बढ़ते हैं, कभी इसका एक प्रश्न कर देते हैं, कभी इसका 5वें का प्रश्न कर देते हैं, कभी 8वें का प्रश्न कर देते हैं, कभी निबंधात्मक प्रश्न कर लेते हैं। तो उनको ये ध्यान में होना चाहिए, स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि यदि आप लघुत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हो तो केवल यही करें, यदि आप निबंधात्मक प्रश्न पहले ले रहे हो तो 5 निबंधात्मक या 3 जो भी निबंधात्मक पूछे गए हैं अथवा में या किन्हीं एक में से, तो उनको वो कर ले, है ना। तो उन्हें क्या है सीक्वेंस जिसको बोलते हैं क्रमबद्धता का ज्ञान भी होना चाहिए और प्रश्न को हल करते समय उसका ध्यान उनको रखना चाहिए। अगला है उत्तर कुंजी बना ली जाए, है ना। परीक्षक जो जांच करता है प्रश्न की उत्तर कुंजी की कहते हैं इसको, आंसर की
आंसर की को पूर्व में ही बना ले। निबंधात्मक प्रश्नों में यदि एक को जांचता है, वही प्रश्न का उत्तर दूसरा परीक्षक जब उसको जांचता है तो उनमें अंतर देखने को मिलता है। ये अंतर नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें उत्तर कुंजी का निर्माण करना चाहिए। उत्तर कुंजी के निर्माण के द्वारा यदि हर एक के पास में आंसर की होगी तो परीक्षक है ना, या जांचकर्ता जो होगा वो उसको उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांचेगा। तो यदि किसी विद्यार्थी ने सही लिखा है तो एक का भी उसका भी वही उत्तर आएगा, दूसरे का भी वही उत्तर आएगा और तीसरे का भी वही उत्तर आएगा, चाहे वो कितनी बार भी कॉपी चेक करा ले। 8वां, परीक्षकों का चयन पहले से ही किया जाए। परीक्षकों का चयन पहले से ही किया जाए, अर्थात जो परीक्षक जो होते हैं वो विषय विशेषज्ञ होते हैं। जब विषय विशेषज्ञ होते हैं तो उन्हें उसके विषय की समस्त जानकारी या संपूर्ण जानकारी उन्हें उस विषय की होती है। तो परीक्षक को चयन जब किया जाता है तो उस परीक्षक में विषय विशेषज्ञता होनी चाहिए और वह नया नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे विषय का पूर्ण ज्ञान अगर होगा तो विषय की समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वह छात्र का हित चाहते हुए परीक्षा की जो कॉपियाँ होगी, है ना, उत्तर पुस्तिकाएं होगी, उसको जांचने का प्रयास करेगा। भाई ये परीक्षा अधिक रखी न जाए। भाई ये परीक्षा अधिक रखी न जाए। यहाँ बाह्य परीक्षा का मतलब ये यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कोई आपका ऐसा विषय है, जैसे मान लीजिए भूगोल विषय है। भूगोल विषय में कई बार क्या है, प्रायोगिक परीक्षाएं होती है। प्रायोगिक के अलावा क्या होती है, मौखिक परीक्षाएं भी होती है। तो मौखिक परीक्षाओं में भी क्या है, निबंधात्मक रूप में आपको बोलना पड़ता है किसी विषय पर, है ना, कि भूगोल की अक्षांतर या देशांतर रेखा के बारे में आप वो क्या जानते हैं वो बोलिए। तो बाह्य परीक्षा का जो परीक्षक होता है वो रखना तो चाहिए, ये ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मौखिक परीक्षा में उसकी मौखिक परीक्षा ली जाती है। प्रायोगिक में तो वो क्या है, उत्तर उसको लिखित रूप में वह देता है, परंतु जब वाइवा या रखा जाता है तो उसमें वह उसको मौखिक रूप से बोलना पड़ता है। तो उसमें उसकी संपूर्ण मूल्यांकन का आता है, सामने आती है बात। परीक्षा रचना पूर्व फलांकन करने से स्पष्ट निर्णय लिए जाए। परीक्षा रचना पूर्व फलांकन करने से, परीक्षा की दृष्टि से फलांकन स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट करें। फलांकन कैसे स्पष्ट करेंगे? परीक्षा रचना, जब परीक्षा को करते हैं तो उसकी फलांकन का मतलब परिणाम स्वरूप क्या क्या आएगा। तो उसमें अनेक प्रकार के बालक बालिकाएं हैं, जैसे मंद बुद्धि के हैं, सामान्य बुद्धि के हैं, है ना, तीव्र बुद्धि के हैं, अति तीव्र बुद्धि के हैं। इन सब बालक बालिकाओं को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि सभी बालक बालिकाएं कम से कम परीक्षा के जो प्रश्न हैं उसको अच्छी तरह से हल कर सके। अंत में आत्मनिष्ठता को कम करने के लिए वस्तुनिष्ठता को अधिक लाया जाए। आत्मनिष्ठता को कम करके वस्तुनिष्ठता लाई जाए। आत्मनिष्ठा सब्जेक्टिविटी, है ना, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। तो आत्मनिष्ठता को कम करना चाहिए, अर्थात निबंध लिखने की जो शैली होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उस शैली का विकास क्या है, सभी छात्र छात्राएं करते हैं, परंतु उसमें जो अच्छे जो छात्र है वो कई बार वंचित रह जाते हैं परीक्षक की दृष्टिकोण से। जब वस्तुनिष्ठता की बात आती है तो उसमें क्या कहते हैं,
एक प्रश्न में एक ही बात आती है, दूसरे प्रश्न में दूसरी बात आती है, तीसरे प्रश्न में तीसरी बात आती है। यदि इस बात को ध्यान रखा जाता है तो इसमें क्या है, समग्र विषय वस्तु को समाहित किया जाता है। तो बालक बालिकाएं क्या करते हैं, अधिक से अधिक उसको स्पष्ट लिखने का और बोलने का प्रयास करते हैं। जबकि आत्मनिष्ठता में क्या होता है, पूरे विषय के बारे में बात करते हैं तो बालक बालिकाएं क्या है, वस्तु निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से क्या है, गोलमाल उसमें लिख करके क्या है, धोखा देने का प्रयास करते हैं परीक्षक को, जबकि वस्तुनिष्ठता में इसका अभाव होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, अपन ने लिखित जो प्रचलित परीक्षाओं में निबंध प्रश्न की परीक्षाएं पढ़ी है, उसका अर्थ, परिभाषा, गुण, विशेषताएं, दोष और सुझाव के बारे में अपन ने पढ़ा है। इससे संबंधित यदि कुछ पूछना हो तो आप महाविद्यालय में आए, अपन आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।